हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक एग्जाम्पल, आसान सा एग्जाम्पल मैंने लिया बिगेम मेथड पे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ जाए। उसके बाद फिर सोल्यूशन आप अपने से जो प्रॉब्लम्स लेके कर पाएं, ठीक है ना, और प्रैक्टिस कर लीजिए तो उसके बाद चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। तो एक क्वेश्चन है, यूजिंग बिगेम मेथड और मेथड ऑफ पेनाल्टीज सॉल्व मैक्स जेड दिस इज इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट 2x1 प्लस x2 प्लस x3 लेस देन और इक्वल टू 2, 3x1 प्लस 4x2 प्लस 2x3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। अब इस जो प्रॉब्लम है इसको आपको सॉल्व करना है किससे? बिगेम मेथड। ऑब्वियस ही बात है, यहीं पे आप देख लेना, अगर न भी कुछ लिखे तब भी आपको समझ में आता है। ये देखिए, ये इनइक्वालिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू टाइप की है। तो चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं। क्या रूल था बिगेम मेथड का? मैंने बताया सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, जो लैंग्वेज होता है सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल दीजिए, ठीक है ना। और उसके बाद फिर जो है आप मतलब आर्टिफिशियल वेरिएबल्स यूज करेंगे। तो सीधे सीधे एक ही लाइन में मैं लिखता हूं, इंट्रोड्यूसिंग, यहां पे देखिए यही से कर लीजिए, यहां पे स्लैग वेरिएबल यूज हो जाएगा, यहां पे सरप्लस वेरिएबल यूज होगा और यहीं पे एक आर्टिफिशियल वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तो क्या लिखेंगे, इंट्रोड्यूसिंग स्लैग वेरिएबल S1 एंड सरप्लस वेरिएबल S2, ठीक है ना। पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे और उसके बाद फिर जो है स्लैग वेरिएबल एंड सरप्लस वेरिएबल also as second constraint is of greater than or equal to type, ठीक है ना, greater than or equal to type using artificial variable given LPP in standard form, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, चलिए यहां पे ध्यान दीजिए, मैक्स जेड दिस इज इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3, ठीक है। बाकी यहां पे मैं ऐड करूंगा, यहां पे मैं लिखता हूं सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स, यहां पे आइए 2x1 प्लस x2 प्लस x3 और यहां पे देखिए प्लस s1 आएगा, दिस इज इक्वल टू 2, ठीक है। यहां पे क्या करेंगे, 3x1 प्लस 4x2 प्लस 2x3 माइनस आएगा s1 प्लस एक आर्टिफिशियल वेरिएबल, दिस इज इक्वल टू 8। अब यहां पे आप ऐड कर लीजिए प्लस 0s2 प्लस 0a1 और उसी तरीके से ये देखिए s2 होगा ना, दिस इज s2 और यहां पे 0s1, ठीक है ना। तो मैंने प्रॉपर तरीके से लिख लिया। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे जितने भी वेरिएबल्स हैं x1, x2, x3, s1, s2 और a1, ये सब के सब क्या होंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू टाइप के होंगे, ठीक है ना।
अब चलिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन में यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप 0s1 प्लस 0s2, लेकिन आर्टिफिशियल वेरिएबल यहाँ पे क्या यूज किया है आपने, a1, तो यहाँ पे -m a1 ये आप लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया बिगेम मेथड के अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, ये इनइक्वालिटी लेस देन और इक्वल टू स्लैक वेरिएबल, यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू सरप्लस यूज किया, और उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल, मैंने थ्योरी में बताया था आर्टिफिशियल वेरिएबल कहाँ कहाँ पे यूज करेंगे, जो इनइक्वालिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू है या फिर इक्वल टाइप के हैं, ठीक है। चलिए अब ये जब मैंने यूज कर लिया तो यही से इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आप निकाल लीजिए। सो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। यहां से आप करेंगे क्या, पहली चीज मैं यहीं पे लिख देता हूं, बाई सेटिंग या बाई पुटिंग यहां पे x1 x2 x3 और यहां पे s2 को सॉरी हाँ ठीक है s2 को, इन सबको मैंने क्या किया, 0 सेट किया, ठीक है ना। और आप वैसे भी रूल लगा लीजिए कितने टोटल वेरिएबल आ रहे हैं, 3 ओरिजिनल थे और 3 नए वाले 6 हो जा रहे हैं, और कितने कांस्टेंट है, m 2 है, दैट मीन्स 4 वेरिएबल्स को हमें 0 सेट करना होगा। देखिए इनको 0 सेट कर लिया, तो बेसिक इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या आएगा, यहां से देखिए s1 की वैल्यू 2, ठीक है ना, और यहां से सेकेंड वाले से a1 की वैल्यू 8, ठीक। तो ये मेरा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आ गया। अब क्या करेंगे, सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे। सिंप्लेक्स टेबल बनाइए, क्या CB YB XB, फिर Y1 किसके लिए, X1 के लिए, फिर Y2 Y3, फिर S1, फिर S2, फिर आर्टिफिशियल वेरिएबल एक ही मैंने यूज किया है। ये टेबल बना लीजिए, ठीक है ना। इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल ये हो गया मेरा। अब चलिए चूंकि 2 ही कॉन्स्टेंट्स है तो 2 ही थोड़ा छोटा बनेगा, अच्छा है, मैंने जानबूझ के लिया ताकि कैलकुलेशन चीज़ें प्रोसेस समझ में आना चाहिए, आपको प्रोसेस समझ में आ जाए तो बाकी चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी। तो चलिए यहाँ से आते हैं, क्या लिखते थे यहाँ पे, सीजे में बहुत आसान है। सीजे में आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 3 2 3 ना, 3 2 3, तो ये है 3 2 3, S1 का 0 S2 का 0, और यहाँ पे क्या है -m, ये जरूर लिखिएगा आप -m ऊपर। बेसिक वेरिएबल्स मेरे देखिए यहाँ पे S1 और A1 है, ठीक है ना, 2 हैं, ठीक। इसके बाद CB लिख लीजिए, S1 का मेरा 0 है और इसका -m है, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। XB इनकी वैल्यूज यहाँ पे आई हैं, देखिए 2 और यहाँ से 8। अब ये सब कहाँ से, इससे लिखिए फर्स्ट रो, मतलब यहाँ पे ये पूरा यहाँ से फिल करेंगे। x1 का कोफिशिएंट 2, x2 का 1 1 1 0 0, यहाँ पे आते हैं 3 4 2 0 -1 एंड यहाँ पे 1। तो देखिए जो बेसिक वेरिएबल्स हैं S1 और A1, ये देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म कर रहे हैं ना, ये वाले 1 0 0 1, ठीक। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, अब चीजें तो आपको प्रोसेस पता है। ZJ कैलकुलेट करिए। तो ZJ में हम यहां से स्टार्ट करेंगे, तो 0 इंटू 2 0 प्लस 3 इंटू -m मतलब -3m, यहां पे 0 -4m। अब उस तरीके से आप कर लेंगे -2m, यहां से 0, यहां से देखिए प्लस m आ जाएगा, 0 इंटू 0 प्लस -1 इंटू -1 प्लस m हो जाएगा, और यहाँ पे -m। अब देखिए m बहुत बड़ी क्वांटिटी है, तो यहाँ पे पहली चीज की ZJ माइनस CJ जरा निकालिए, ZJ माइनस CJ, इसमें से Z1 में से C1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, -3m -3, यहाँ पे -4m -2, यहाँ पे -2m
-3 इसके करेस्पॉन्डिंग, और यहाँ पे देखिए ये 0 और यहाँ पे ये m और यहाँ से ये 0, ठीक है ना। मैं क्या किया, ये मेरा Z1 - C1, Z2 - C2, Z3 - C3, ठीक है ना। ये स्पेस थोड़ा सा इधर कम हो गया था, आप ऐसे कर लिए। तो यहां पे मैं देख रहा हूं ZJ - CJ जो है ना, ये तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पे 3 ऐसे हैं जो कि निगेटिव में है। लेकिन यहाँ पे याद रखिए ये जो नंबर्स है ना 3, 2, -3, इस पे आपको नहीं जाना है। ये m बहुत बड़ा होता है, तो किस m में बड़ी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे अगर ऐसे देखें 4 से और यहाँ से 3 से, तो आप देखेंगे ना -4m, मैंने आपको बोला था ना बहुत बड़ा है, मतलब आप लेके एज्यूम करें कि ये बहुत बड़ा है, इंफिनिटी की तरफ जाता है, तो माइनस में है बहुत बड़ा, उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये सबसे ज्यादा नेगेटिव हो गया। दैट मीन्स क्या हुआ, मेरा जो है y2 जो है ये इनकमिंग वेरिएबल हो गया ना, ये मेरा इनकमिंग मोस्ट नेगेटिव ना, तो मोस्ट नेगेटिव यहाँ पे क्या है, ये वाला है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं करना है, मैं ये बोलना चाहता हूं कि यहाँ पे -3 है, अगर यहाँ पे -8 भी होता ना, जैसे ये -3m माइनस मान लीजिए 100 होता, तब भी मोस्ट निगेटिव यही होता। क्यों, क्योंकि जो सबसे निगेटिव क्वांटिटी है इसमें मैंने यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, और यहाँ 3 से किया है, फर्क नहीं पड़ता, तो नंबर यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। किस m में बड़ी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, मतलब -m में कितनी बड़ी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, वो उतना ही निगेटिव होगा। सो दैट मीन्स क्या हुआ, मेरा यहां पे जो इनकमिंग वेरिएबल हुआ वो y2 ये हुआ, ठीक। अब ये हो गया, तो अब मुझे यहां पे देखिए रेशियो निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आउटगोइंग वेरिएबल, तो यहां पे थीटा, इसी को हम क्या बोलते थे, मिनिमम रेशियो ना सॉरी। तो कैसे निकालेंगे इसको, तो ध्यान दीजिएगा, मैंने यही बोला था, ये देखिए ये सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव है, दैट मीन्स ये रेशियो में इंक्लूड होंगे, XB को इसके साथ, तो मतलब 2/1, और 2/1 करेंगे तो ये 2 होता है, और यहां पे देखिए 8 × 4 है, तो ये भी, सॉरी 8 मल्टीप्लाई नहीं, 8/4 है, तो ये भी 2 आ गया। अब देखिए टाई सिचुएशन हो गया, और जब आपको टाई सिचुएशन आए ना, तो यहां पे क्या करते हैं कि सीधी सी बात है, जिससे मेरा काम बन जाए, तो मेरा काम, अगर मैं आर्टिफिशियल वेरिएबल को बाहर ले लूं तो मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि आर्टिफिशियल वेरिएबल मैं चाहता हूं कि ये बेसिस में न रहे, तो मैं क्या करूंगा, इसी को लूंगा। टाई सिचुएशन है तो मैं इसी को जानबूझ के ले लिया, ये बाहर चला गया। अब ध्यान दीजिएगा एक चीज, बिगेम मेथड जब भी सॉल्व करें, जब किसी भी इटरेशन में अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल आउटगोइंग है, तो जो अगली टेबल बनेगी ना, उस टेबल से आर्टिफिशियल वेरिएबल वाला कॉलम को हटा दीजिए, क्योंकि आर्टिफिशियल वेरिएबल का काम बस क्या है, आपको स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन देना, ठीक है ना। तो जैसे ही बाहर जाए ना, इसको आप टेबल से बाहर निकाल दीजिए, और बाकी जो वेरिएबल्स हैं, इवन स्लैक और सरप्लस, इनको टेबल में रखना है आखिरी तक। आर्टिफिशियल अगर कोई बाहर जाता है तो उसको बाहर निकाल दीजिए। ये टाई सिचुएशन था, ठीक है ना। अगर आप चाहते तो इसको भी आउटगोइंग ले लेते S1 को, लेकिन इससे अगर इसको आप बाहर लेंगे ना, तो एक स्टेप आप आगे जाएंगे, घूम के वहीं पे आना है, एक स्टेप आपका बढ़ जाएगा कैलकुलेशन। तो टाई सिचुएशन में आप उन्हीं वेरिएबल्स को लीजिए। मैं आपको पहले भी बोला था, अगर यहाँ पे 1 होता तो जो होता, पहले तो ये कोशिश करिए कि यहाँ पे 1 किसी का है क्या, ठीक है ना। अगर 1 है तो ठीक है, सॉरी वहां नहीं, यहाँ पे आ गया y2, ये देखिए यहाँ पे 1 होता तो आप लेते, लेकिन यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल के अलावा कोई और होता ना, यहाँ पे आपको देखना है, सॉरी मैं यहाँ पे बता रहा था, ये देखिए यहाँ 1 था, अगर यहाँ आर्टिफिशियल वेरिएबल ना हो के मान लीजिए S2 होता, तब फिर मैं इसको ले लेता, क्योंकि कैलकुलेशन आसान होता मेरा। लेकिन क्योंकि मुझे आर्टिफिशियल वेरिएबल का काम केवल और केवल यही है कि स्टार्टिंग फिजिबल सॉल्यूशन देना, तो कोशिश ये करेंगे कि आर्टिफिशियल वेरिएबल जहां पे निकलने का चांस बने उसको निकाल दीजिए। अदरवाइज थ्योरी पे जाइएगा, 3 केसेस बताया था ना, एक हो जाता है डीजेनरेट सॉल्यूशन, दूसरा क्या हो जाता है फिजिबल सॉल्यूशन भी ना मिले, तो हम उसको क्यों रखें, इसको हटा देंगे, तो यही से इसको हटा दिया। तो मैंने आर्टिफिशियल वेरिएबल को गायब किया, आउटगोइंग हो गया। अब देखिए मेरा यहाँ पे लीडिंग एलिमेंट ये हुआ, मैं क्या करूंगा अगले टेबल में,
यहां से लेके मैं इसको तो 1 करना है, 4 से डिवाइड करूंगा तो इस xb से लेके पूरा आखिरी तक 4 से आप डिवाइड कर देंगे। तो चलिए अगला टेबल बनाते हैं। तो अगला टेबल जब बनाएंगे फिर वहीं से cb yb xb y1 y2 y3 s1 s2। अब आर्टिफिशियल वेरिएबल बाहर जा रहा है तो ये पूरा कॉलम ही हटा देंगे, डिलीट कर देंगे, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये पूरा बिगेम मेथड में याद रखिएगा, जब भी आर्टिफिशियल वेरिएबल बाहर जाए ना, उसका काम केवल स्टार्टिंग सोल्यूशन देना था, उसको आप बाहर कर दीजिए पूरे टेबल से। ठीक है ना, आगे देखते हैं मे बी और टेबल बने, लेकिन यहां से हमने इसको हटा दिया और जैसे ही हटाया आपने, यहां पे देखिए क्या आता है। पहले मैंने बोला था ना YB कॉलम को भरना होता है, तो यहाँ पे S1 तो बेसिस में रहेगा, ये आर्टिफिशियल वेरिएबल बाहर जा रहा, उसकी जगह मेरा क्या आ रहा Y2, तो यहाँ पे आपने Y2 को इंटर कर दिया। फिर CV भर लीजिए। तो CJ हमेशा मैंने बोला फिक्स होगा 32300 ना, तो यहाँ पे आ जाइए 32300। आर्टिफिशियल तो गायब हो गया है, देख लीजिए। चलिए तो अब क्या करेंगे, S1 का मेरा 0 ही रहेगा, Y2 का मेरा 2 है कॉस वेक्टर, XB अब कुछ नहीं करना, अब करना क्या है, पहले इसको 1 करना था ना, तो 4 से यहां से लेके लास्ट तक 4 से डिवाइड करिए। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे ये 3/4 आएगा, ये मेरा 1 आ गया, ये मेरा 2/4 है, 1/2 भी लिख सकते हैं आप, बट ठीक है, 0 माइनस 1/4। प्लीज चेक करिएगा। अब मुझे क्या करना है, इसको इस कॉलम में बाकी जो लीडिंग के अलावा जो भी एलिमेंट्स हैं उनको 0, इसको 0 करना है, क्या करूंगा 1 कर लूंगा और सिंपली सबट्रैक्ट करूंगा। मतलब ये जो क्वांटिटीज है ना, इनको करेस्पॉन्डिंग यहां इस रो वाले में से सबट्रैक्ट करेंगे। तो ध्यान दीजिए, ये मेरा 2 है, 2 में से 2 सबट्रैक्ट करेंगे 0, ये 2 है, 2 में से मैं 3/4 सबट्रैक्ट करूंगा। कैलकुलेशन प्लीज चेक करते रहिएगा। तो 2 में से 3/4 सबट्रैक्ट करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा क्या, 8, 4 2 जा 8, 8 में से 3 जाएगा 5/4। प्लीज कैलकुलेशन चेक करिएगा फ्रेंड्स। ये मेरा 0 हो जाएगा क्योंकि इसी को 0 करना था। अब देखिए ये 2/4 है, मतलब 1/2 है, तो 1/2 को सबट्रैक्ट करेंगे इसमें से, तो 1 में से सबट्रैक्ट करेंगे तो ये मेरा आ गया 1/2। ये 0 है, इस 1 में से 0 को सबट्रैक्ट करेंगे 0, ये 0 है, 0 में से -1/4 को सबट्रैक्ट करेंगे तो 0 माइनस ऑफ -1/4 मतलब +1/4। कैलकुलेशन चेक करिएगा, कहीं पे किसी स्टेप में गलती हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर करेंगे, ताकि और स्टूडेंट्स जो है ना उसको देख पाए। हालांकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। फिर से प्रोसेस को आते हैं। ये मेरा लीडिंग था, इसको मैंने 4 से डिवाइड करके 1 कर लिया। ये अब इसको मुझे 0 करना है तो क्या करूंगा, अगर ये 1 कर लिया तो इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर दूंगा, तो 1 - 1 0 हो गया। तो जो ऑपरेशन यहाँ पे लगाते हैं ना इसको 0 करने के लिए, यहाँ के इस रो के हर एक एलिमेंट में, तो सिंपली जब 1 किया 4 से डिवाइड करके ये है, तो करेस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट्स को इस रो के हर एक एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से आप सबट्रैक्ट करेंगे। तो 2 - 2 0, यहाँ पे देखिए 2 - 3/4 किया, ठीक है ना, तो यहाँ पे 5/4 आ गया। 1 - 1 0, 1 - 1/2, ये आ गया 1/2, 1 माइनस ये देखिए 0, तो एक मिनट यहाँ पे क्या हुआ था, सबट्रैक्ट करना था, तो 1 - 0 यहाँ पे गलती हुआ था। चलिए एक बार चेक करने से ये तो हुआ, मैं सबट्रैक्ट कर रहा था फ्रेंड्स ना, तो 1 में से ये 0 सबट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 1। प्लीज चेक करिएगा। अब यहाँ पे देखिए -1/4 है, इस 0 में से -1/4 को सबट्रैक्ट करेंगे तो 1/4। अब ठीक है, प्लीज कैलकुलेशन चेक करिएगा, ठीक है, और भी आप चेक कर लीजिएगा। मैंने 2 बार इसीलिए चेक किया कि कहीं से गलती ना हो। अब मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा मैं ZJ निकालूंगा। ZJ निकालेंगे 0 + 2 2 = 4, तो यहाँ पे हालांकि ये Z की वैल्यू आती है, इसको निकालने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आते हैं 0, ठीक है ना, ये तो 0 प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3/4 मतलब 3/2। प्लीज चेक करिएगा 0, ठीक है, यहां पे एक स्टेप और जाएगा,
एक स्टेप देखिए और जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे ठीक है 0 और यहाँ पे +3/2, ठीक है। फिर 0 यहाँ से 2, यहाँ से देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, यहाँ पे 0, यहाँ से 0 और ये -1/2। अब क्या होगा ध्यान दीजिएगा, ZJ माइनस CJ, 3/2 में से 3 को सेपरेट करिए, ठीक है ना, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। तो जब यहां पे करेंगे तो 3/2 -3, 3 2 जा 6, अगेन देखिए 6 में से 3 जाएगा, ये तो निगेटिव आ गया -3/2, 2 में से 2 0, 1 में से 3 जाएगा -2, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है, प्लीज चेक करिएगा। और यहां से 0 में से 0 0 और इसमें माइनस, आप ZJ माइनस CJ कर रहे थे, प्लीज आप चेक कर लीजिएगा। यहां पे मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे निगेटिव आए, मोस्ट निगेटिव मेरा क्या है, ये तो -1/1.5 होगा, ये है मेरा। तो यहाँ पे Y3 मेरा क्या हो गया, इनकमिंग वेरिएबल हुआ, प्लीज चेक करिएगा, ये मेरा इनकमिंग वेरिएबल। और अगर ये इनकमिंग वेरिएबल है तो यहाँ पे फिर अगेन रेशियो निकालना होगा। तो ये देखिए 0 डिवाइडेड बाई दिस, ये तो 0 ही हो गया, और यहाँ पे 2, ठीक है, प्लीज चेक करिएगा, 2 डिवाइडेड बाई दिस करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाई 2/4, तो 8 होगा, 8 मतलब 4। तो यहाँ पे देखिए मिनिमम रेशियो हालांकि ये आ रही है, तो मिनिमम रेशियो ये है, तो ये मेरा आउटगोइंग वेरिएबल हो गया। दैट मीन्स S1 मेरा बेसिस से बाहर जाएगा। लीडिंग एलिमेंट मेरा ये है, इसको 1 करना है तो पूरे इक्वेशन को 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। यहां तक प्रोसेस समझ में आया? चलिए, तो अगला टेबल फिर से बनना है, और मेरे ख्याल से यहां पे CB YB XB Y1 Y2 Y3 S1 S2, ये टेबल रहेगा ही रहेगा। कैलकुलेशन प्लीज आप चेक करते चलिएगा, कैलकुलेशन का प्रोसेस आपका है, ठीक है ना, इसको आपको करना है। कैलकुलेशन प्लीज चेक करिएगा। चलिए CJ लिख दीजिए, CJ मेरा फिर से वही आएगा 3 2 3, यही था ना ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 3 2 3। चलिए, हालांकि यहाँ पे भी लिखा था, सो 3 2 3 0 0। पहले YB कॉलम मेरा आउटगोइंग S1 है, इनकमिंग मेरा Y3 है, तो ये Y3 और यहाँ पे Y2। Y3 का क्या है देखिए, Y3 का 3 है कॉस्ट वेक्टर, और Y2 का मेरा 2 था, वो तो पहले से है। अब मैं क्या करूंगा, इसके बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आइए, मुझे इसकी यूनिटी करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है पूरे इक्वेशन को। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे दिस विल बी 5/2, ये हो गया मेरा 0, ये मेरा 1, ये 2 और ये 1/2। 2 से बस मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये आ गया, मुझे इसको 0 करना है, ये अल्टीमेट क्या आएगा, इसको 1/2 कर लीजिए, ठीक है ना। तो मैं करूंगा क्या, इसको जब मैंने 1 कर दिया तो सिंपली इसको 2 से डिवाइड करके सब्ट्रैक्ट करूंगा ना, 2 से डिवाइड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो ये जितने हैं इनको 2 से डिवाइड करके करस्पॉन्डिंग में से सब्ट्रैक्ट करिए। तो ये 0 है, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0 ही रहेगा, 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे ये 2 ही आया। यहाँ पे आते हैं, 5/4 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 5/8 आया, प्लीज चेक करिएगा। और 3/4 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम 8 लीजिए, तो यहां से 3 2 जा 6 होगा -5, दैट मीन्स प्लीज चेक करिएगा 1/8 आएगा। तो ये मेरा हो गया 1/8, प्लीज चेक करिएगा। फिर क्या किया हमने, ठीक है ना, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये देखिए Y2, 2 से डिवाइड करेंगे 0 ही रहेगा, 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 ही रहेगा। इसको 2 से डिवाइड किया 1 है ना, तो 1/2 और इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया 0, हालांकि इसको 0 करना था, ठीक है ना। प्लीज चेक करते जाइएगा, इसको 2 से डिवाइड करना है यहाँ पे, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 इस 0 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 आ गया। यहाँ पे आते हैं,
ये गया, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 1/4 ना, और 1/4 है यहाँ पे ऑलरेडी -1/4, इसमें से 1/4 सेपरेट करेंगे तो -2/4 मतलब -1/2 आएगा, प्लीज चेक करिएगा। और यहाँ पे ZJ मैंने लिख दिया, ठीक है ना, यहाँ पे ZJ आप लिखिए। कैलकुलेशन को एक बार फिर से चेक कर लीजिए, मैंने क्या बोला था, इसको जब यूनिटी कर लूंगा, ये मेरा हाफ है, तो 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करके सेपरेट करो, या जो भी 1 है उसको 2 से डिवाइड करके इसमें से सेपरेट करूंगा, ठीक है ना। तो मैंने 1 बना लिया, यहां देखिए 1 बनाने के लिए मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया था, ये मेरा 1 हो गया, ठीक है ना, 2 से मल्टीप्लाई किया था। अब इसको 2 से डिवाइड करके सेपरेट करूंगा, तो 2 से डिवाइड करके सेपरेट करिए, तो इसको 2 से डिवाइड करके 2 में से सेपरेट करेंगे, यही आएगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये 5/4, तो 5/4 को 3/4 से सेपरेट किया था, कहाँ गया, ये देखिए ना, मैंने क्या कर दिया था, 1 मिनट मिस्टेक हो गया, ओहो, इसीलिए मैं कैलकुलेशन चेक करता हूं ना। चलिए ये कैलकुलेशन थोड़ा सा, यहां इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे 5/4 होगा, ओहो, चलिए इसको, तो ये 5/4 और किस में से सेपरेट करना है, 3/4 में से, तो -2/4 मतलब -1/2 आएगा फ्रेंड्स, ये चीज, इसीलिए मैं दोबारा कैलकुलेशन किया था, -1/2, ठीक है। फिर ये तो ठीक है, ये ठीक है, 1 ही रहेगा, यहां पे ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना, और ये है तो 1 होगा, इसमें सेपरेट करेंगे, ठीक है, और 1/4, ये ठीक है, यहां तक बिल्कुल सही किया था, ये एक बार मिस्टेक, इसलिए मैं दोबारा चेक कर रहा था, कहीं कैलकुलेशन टेबल में गलत हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अब ZJ निकालिए, चलिए क्या हो जाएगा, यहां से 15/2, ये देखिए, और फिर -1, तो जब करेंगे तो ये 2 सेपरेट होगा, 13, तो यहां पे आ जाएगा 13/2, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। चलिए यहां पे 0, ये 2 हो गया, यहां पे 3, ठीक है, यहां पे 3 2 जा 6 और -2, तो कितना हो जाएगा, 4, प्लीज चेक करिएगा, 3 2 जा 6 -2 4, यहां पे करेंगे 3/2 और फिर -1, तो ये हो जाएगा 1/2। अब निकालिए ZJ -CJ, तो क्या हुआ, 13/2 में से 3 सेपरेट करेंगे, 13/2 में से 3 सेपरेट करिए, तो 3 2 जा 6, तो 13 में से 6 जाएगा, 7 आएगा ना, तो 7/2, 2 में से 2 0, 3 में से 3 सेपरेट करेंगे 0, 4 से, तो ये 4 और ये 1/2। अब देखिए ऑप्टिमल कंडीशन आपका सेटिस्फाई हुआ, तो यहां से क्या हुआ, ऑप्टिमिलिटी कंडीशन इज सेटिस्फाइड, क्यों, क्योंकि हर एक ZJ -CJ क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो सिंस ईच ZJ -CJ is greater than or equal to 0, this will imply optimality condition is satisfied ना, so is satisfied, so लिख दीजिए यहां पे is satisfied। तो मेरा सोल्यूशन क्या आया फाइनल, सो ऑप्टिमल सोल्यूशन मेरा क्या आ गया, ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां पे देखिए y1 नहीं है, मतलब x1 की वैल्यू 0, वो भी अभी भी नॉन बेसिक वेरिएबल था, तो x1 की वैल्यू 0, ठीक है ना। x2 की वैल्यू मेरी क्या आ रही, यहां पे देखिए 2 आ रहा है, और x3 की वैल्यू मेरी क्या आ रही है, यहां से देखिए 0। तो आप अगर अल्टीमेट देखें तो ये है क्या, ये बेसिस में एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 0 है, तो ये डीजेनरेट सोल्यूशन है, डीजेनरेट ऑप्टिमल सोल्यूशन आएगा। एनीवेज ये आ गया, और मेरा मैक्स जेड क्या हो जाएगा, सो मैक्स जेड दिस इज इक्वल टू, यहां पे रखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, कहां गया, 3x1 + 2x2 + 3x3, यही था ना, तो 3x1 + 2x2, x2 की वैल्यू 2 है, + 3x3, तो अल्टीमेट यहां से क्या आ गया, ये 4। तो आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या आया, जो कि डीजेनरेट है, क्योंकि बेसिस में जो एक एलिमेंट था वो 0 है ना इसका, तो डीजेनरेट सोल्यूशन आप चाहें तो लिख दें, अदरवाइज
सिंपली ऑप्टिमल सोल्यूशन जो आपको लिखना है, x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 2 और x3 की वैल्यू जो है वो मेरा 0 और मैक्स z की वैल्यू 4। ठीक है, तो ये है बिगम मेथड का प्रोसीड्योर। थोड़ा सा आसान मैंने एग्जांपल लिया था, बट फिर भी देखिए 3 टेबल्स बन गए। ठीक, तो इस पूरे कैलकुलेशन में मैं समराइज करूंगा, उसके बाद मैं आपको छोड़ूंगा होमवर्क, आप अपने से ट्राई करेंगे। ये मेरा बिगम मेथड से सॉल्व करना था। ये इनइक्वालिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू थी, दैट मींस सरप्लस वेरिएबल यहाँ पे सबट्रैक्ट करता S2 और यहीं पे मैं आर्टिफिशियल वेरिएबल A1 लिया। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में मैंने माइनस बिग पेनाल्टी लगाऊंगा। ये प्रोसेस समझ में आया। इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकाला, टेबल बनाया, और यहां से इस टेबल में मैं देख रहा था कि ऑप्टिमिलिटी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई। यहां पे टाई सिचुएशन था, आप चाहते तो इसको आउटगोइंग ले सकते थे, तब भी घूम फिर के यही आता आपका, ठीक है ना, डीजेनरेट सोल्यूशन ही आता, मतलब आंसर यही आएगा। आपका होमवर्क होगा, आप क्या करिए, इसको आउटगोइंग लेके चलिएगा, तब भी देखेंगे कि सोल्यूशन जो है ऐसा ही कुछ आएगा, डीजेनरेट सोल्यूशन एग्जैक्टली यही आएगा। एनीवेज, जब मुझे चांस मिला था तो मैं सीधे सीधे क्या किया, आर्टिफिशियल वेरिएबल को ही गायब कर दिया। और जैसे ही आर्टिफिशियल वेरिएबल गायब हो बिगम मेथड में, इस टेबल से, अगले टेबल से आर्टिफिशियल वेरिएबल को गायब कर दीजिए, उसमें फंसने की जरूरत नहीं। मैंने गायब किया, कैलकुलेशंस किए हैं, अभी मैंने फिर एक स्टेप गया, फिर यहाँ पे मेरा ऑप्टिमिलिटी कंडीशन आया। फिर भी कैलकुलेशन को चेक करना आपका ड्यूटी है, ठीक है ना, कैलकुलेशन को प्लीज आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो मैंने देखा कि मेरा ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या आया। बेसिस में ये एलिमेंट था x3 जिसकी वैल्यू यहाँ पे 0 है, दैट मींस बेसिस में, याद करिए हमने जब डीजेनरेट सोल्यूशन का डिफिनेशन किया था, बेसिस का कोई भी वेरिएबल अगर 0 है तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, डीजेनरेट सोल्यूशन। बट वो ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा, डीजेनरेट है बट ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। तो मेरा सोल्यूशन जो है अल्टीमेट क्या आया, ठीक है ना, 4। तो ये डीजेनरेट सोल्यूशन आया था, बट आंसर मेरा ये होगा, x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 2, x3 की वैल्यू 0, मैक्स z की वैल्यू 4। ठीक है ना, इसको चेक करिएगा। अब रही बात, आप बुक से कोई भी एग्जांपल लेके करेंगे, बट मैंने जो थ्योरी पोर्शन में अपने से एग्जांपल बनाया था ना, मैं चाहता हूं ना कि आप इसको सॉल्व करें। ये देखिए मैंने अपने से बना दिया था ये जस्ट, ठीक है ना, ये हालांकि अभी जो एग्जांपल किया इस वीडियो में ये किसी न किसी यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, बट इसकी मैं बात बोलूं अपने से बनाया हुआ था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन गया था। तो इसको आप, यहां तक तो मैंने कर ही दिया है, देखिए मैंने कर ही दिया है। अब इसको अपने से आप लेके सॉल्व करेंगे बिगम मेथड से, और क्या सोल्यूशन आता है, क्या आंसर है आपका, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे। इसके अलावा बिगम मेथड में आपको जो भी बुक है, मैं बुक, क्योंकि यहाँ पे ये अप्लाइड मैथ्स है, बस न्यूमेरिकल मिलेगा, सॉल्व करना है। जो भी बुक मिले वहां से आप क्वेश्चन को देखेंगे, उठाएंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो एक अच्छा क्वेश्चन हमने किया बिगम मेथड पे, कंप्लीट कैसे क्या करते हैं। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम करेंगे 2 फेज मेथड। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।